एक मेरी दोस्त एक बिज़नेस फैमिली दिल्ली के हैं, वो उनकी शादी एक बहुत ही फेमस बिज़नेस फैमिली अबू धाबी में वो बेटी का रिश्ता हुआ। तो शादी हुई, अरेंज मैरिज थी, और उसके बाद लड़का लड़की यूएस थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं। तो मैंने वो आंटी से बात किया था अभी हाल ही में। तो फिर मैंने कहा कैसे हो? कहती वो मेरे पास है। मैंने कहा आपके पास है? मैंने थोड़ा प्रॉड किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शादी के 2 महीने में ही हमें डिज़ोल्व करना पड़ा मैरिज, क्योंकि पता चला वहाँ जाके यूएस में जाके लड़का तो ड्रग्स में है, और ये एक बहुत जानी मानी फैमिली है यूएई की, बिजनेस फैमिली। तो तब मुझे लगा कि क्या ऐसे हो सकता है कि नीड अरेंज मैरिजेस में प्राइवेट डिटेक्टिव्स की ज़्यादा हो विज़ावी लव मैरिजेस, क्योंकि लव मैरिजेस में इंसान ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कुछ लोग साथ में रहते हैं। लव मैरिज में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बड़े बुजुर्ग हमारे कह गए प्यार अंधा होता है। जब आप लव मैरिज में लाइफ को जी रहे होते हैं तो आप कई चीज़ों को देख के नज़रअंदाज करते हैं। वजह यही होती है नज़रअंदाज करने की कि आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। राइट। कहीं ना कहीं प्यार आप पे हावी हो जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब वो चीज़ें निकल के आती हैं कि तुम मुझसे बात करती थी, वो तुम पहले भी करती, नहीं नहीं तुम अब ज़्यादा बात करती हो, क्योंकि बात तो पहले भी कर रही थी, उसके साथ पहले भी उठ बैठ रही थी, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे थे ये सोच के कि अगर मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा तो यार मेरे को छोड़ के चले जाएगा। करेक्ट। या छोड़ के चले जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आप अपने मन को मनाते हो, और वही वाली बात कि प्यार अंधा होता है, और जब प्यार अंधा होता है तो आप उसको उस वक्त सोचते नहीं हो। लेकिन ऐसे केसेस हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल में ज़्यादा चाहे ना आए, लेकिन पोस्ट मैट्रिमोनियल में सब ज़्यादा आते हैं। ओके। और वो बताते हैं कि शादी से पहले हम लोगों को इतना प्यार था, हम लोग एक साथ रहते थे, ये बिल्कुल ठीक थी, हाँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ कैजुअल रिलेशन थे। मैं कैजुअल रिलेशन समझते हो ना बॉस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और अब वो हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो दिख तो उनको पहले भी रहे थे, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। अफेयर ज़्यादा आपको शादी के बाद औरतों में ज़्यादा आप देखते हैं या मर्द में ज़्यादा देखते हैं? ये अपने आप में बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अच्छा। क्योंकि कोई आंकड़े नहीं होते इन चीज़ों के, लेकिन एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हम कहते हैं कि हमारे पास किस तरीके के केसेस आते हैं। तो पहले क्या था कि लड़कियों के ऊपर जुल्म ज़्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 498 केस क्यों होते थे? सबसे ज़्यादा देश के लिए कौन मारी जाती थी? लड़के तो कोई नहीं मारा जाता था देश के लिए। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो बदलता गया, सोसाइटी अपडेट होती गई, और लाइफ में मोबाइल और ये आपके मॉल्स, पब, बार, ये सब एंट्री करते गए, तो यहाँ पे तकरीबन चीज़ें बराबर होने लगी, और महिलाओं को भी मौका मिला बाहर निकलने का। पहले महिलाएं कहाँ बाहर निकलती थी? कोई पब बार थोड़ी थी उनके लिए घूमने फिरने के लिए। जो हस्बैंड के साथ घूम लिए। तो उस कंडीशन में तब ऐसी मूवमेंट्स नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं की मूवमेंट भी ऐसी हो गई हैं, और ये कई बार पुरुषों को पसंद नहीं आती हैं, जबकि भाई बराबर का हक है। आपने तब उनको दबा के रखा था, अब वो घूम रही तो क्या प्रॉब्लम है जी। मजा तो तब है जब आप उनको अपने साथ ही घुमाओ। बिल्कुल। तो वो कहती हैं नहीं ये रात को 12 बजे क्यों आती हैं, किसी और के साथ क्यों थी, मैं तो ये लाइफ पसंद नहीं करता हूँ। तो अब जो सिनेरियो बदला उसमें अब लेडीज़ ज़्यादा मुझे लग रहा है चीट करती नज़र आ रही हैं पुरुषों के मुकाबले। और इसको आप इस नज़र से भी देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर जो केस रिपोर्ट किए गए उसमें महिलाओं की हत्याएं कम हैं, पुरुषों की हत्याएं ज़्यादा हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर जगह शादी होने के 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद हस्बैंड की हत्या, और वो हत्या भी किसके लिए की जा रही है? उस आशिक के लिए या उस लवर के लिए जिसकी औकात उसके हस्बैंड के सामने कुछ है ही नहीं। ओके। आपने ऐसे राजा रघुवंशी के केस में भी बोला आपको शुरुआत से ही पता था ये कोई इनसाइडर का हाथ था, क्या आपको पता था वाइफ इन्वॉल्व थी? मैं बताता हूँ हुआ क्या कि सबसे पहले राजा रघुवंशी की बॉडी भी नहीं मिलती, उससे पहले हमारे पास ये फ़ोन आ गया था राजा रघुवंशी के घर से ही। अच्छा। हाँ, कि भाई मेरा भैया भाभी हमारे गायब हो गए, उनको ढूंढा जाए। तो अभी बात चल रही थी, 2-3 दिन के बाद ही राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर हो गई। जिस क्राइम सीन से रिकवर हुई थी वहाँ पे पता चला कि कुछ कपड़े वहाँ पे पड़े मिले हैं जो सोनम के थे, और वहाँ पे जो चॉपर था, चॉप जिसे हत्या की गई थी, वो भी वहाँ पड़ा मिला है, और स्कूटी जो थी वो किसी जंगल में छुपाई हुई है। ये तीनों जो रेड सिग्नल थे, अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देखें तो ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई कातिल आया, राजा रघुवंशी का कत्ल किया और अपने हथियार को बड़े आराम से वहाँ फेंक किया, और सोनम को उठा के ले गया, सोनम के ऊपर के कपड़े वहाँ रख दिए। तो क्या कातिल सोनम के लिए कोई नए कपड़े लेके आया था कि भाई अपने ऊपर वाले कपड़े यहाँ रख दो ताकि दुनिया को दिखाना कि सोनम यहाँ थी और तुम्हारे कपड़े आगे जाके पहन लेना? हत्यारे ने हथियार क्यों रख दिया? अगर सोनम का वो किडनैप कर रहा है तो सोनम अगर रास्ते में चिल्लाएगी तो उसको आप डराओगे कैसे? तो हथियार तो आपको चाहिए था, तो आप हथियार वहाँ क्यों छोड़ोगे? नंबर 2। नंबर 3, आप
ने जो स्कूटी पे दोनों घूमने आए थे, वो स्कूटी जंगल के अंदर छुपाई हुई थी। अरे भाई, कोई भी टूरिस्ट कहीं घूमने जाएगा तो वो स्कूटी को पार्किंग में लगाएगा, जो पार्किंग वहाँ से 2 किलोमीटर पहले थी। आपने पार्किंग में स्कूटी ना लगा के जंगल में छुपा दी, क्यों? ताकि आप नहीं चाहते थे कि पार्किंग में वो स्कूटी 1 मिनट में मिल जाती, पता चल जाता कि भाई ये स्कूटी किसकी है। स्कूटी वाले को फ़ोन किया जाता, बता जी तो किसी राजा रघुवंशी ने, कहते हैं टूरिस्ट ने दी थी, 1 मिनट बाद पता चल जाती। आपने जंगल में इसलिए छुपा दी कि जो राजा रघुवंशी की बॉडी है उसको जानवर खा खू जाए और स्टोरी कुछ और बन जाए, और फिर पता चले कि सोनम रघुवंशी जो है वो या तो गैब हो, किसी ने किडनैप कर लिया है, और या फिर नदी नदी में भैब हो के कहीं नेपानुपुर की तरफ निकल गई हैं। तो मैं कहा ना, ये इम्पॉसिबल है। ये सारी सिचुएशन कहती हैं कि कहीं ना कहीं इनसाइडर का काम है, और काफ़ी हद तक उम्मीद लग रही है कि सोनम का ही ये काम हो सकता है। अब ये इंटरव्यू सोनम के पकड़े जाने से पहले कंटिन्यू मेरे हर मीडिया पे चलने शुरू हुए, कंटिन्यू चलने शुरू हुए। जो मैंने हत्या की थ्योरी बताई, जो मैंने स्कूटी की थ्योरी बताई, जो मैंने कपड़े की थ्योरी बताई। कपड़े की थ्योरी इसलिए क्लियर हुई थी क्योंकि पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी 1 दिन पहले की, जिसे सोनम ने जो कपड़े पहन रखे थे वो सीसीटीवी में स्पॉट हुई उन कपड़ों के साथ, और वही कपड़े वहाँ पे मिले। तब पता चला था ये सोनम के कपड़े वहाँ मिले। तो मैं कहा ये अगर तीनों चीज़ें हैं तो इसमें सोनम के चांस होने के पूरे चांस हैं, और बहुत जल्दी सोनम या तो आएगी या पकड़ी जाएगी। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस के बारे में कुछ केसेस आप बता सकते हैं? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब हम बात करते हैं तो आज हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही गलत ही कहूँगा मैं, ट्रेंड कर रहा है शुगर मामा शुगर डैडी। ये चीज़ें पहले नहीं थी, आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं थी। शुगर मम्मा क्या है, शुगर डैडी क्या है? यहाँ पे मान लीजिए हम शुगर मम्मा की बात करते हैं तो जो उसका लवर होगा या जिससे उसका अफेयर होगा, उसकी एज का जो गैप है वो जुड़ से ज़्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है वो बेटे की उम्र का हो। और शुगर डैडी की बात करें तो हो सकता है कि जो सब्जेक्ट क्लाइंट है हमारा, वो या दोनों ही सब्जेक्ट है हमारे, तो 65-75 की एज हो मेल की, और उसकी जो पार्टनर है उसकी उम्र 25-35 के आसपास हो। इतना लंबा जो गैप होता है, तो वहाँ पे हम शुगर मामा शुगर डैडी जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और ये ट्रेंड हो रहा है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल की अगर आपने बात करी तो इसी केस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जनाब आते हैं और कहते हैं कि मेरी एज 63 ओनली, मेरी वाइफ की एज 58 है। हम बहुत शानदार कपल हैं, बहुत जीवन में शानदार तरीके से रह रहे थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी। हमारे दोनों बच्चे हैं, वो अब्रॉड सेटल हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं अब तो, और लाइफ बहुत कूल है। मेरी वाइफ अपना बिज़नेस कर रही है, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मेरे पे प्रेशर डेवलप कर रही है कि यार मुझे डाइवोर्स चाहिए आपसे। मैंने कहा इस उम्र में आके बिना किसी वजह के डाइवोर्स क्यों चाहिए? तो वो फिर मेरे बच्चों के कान भरती हैं कि आपके पापा मेरी केयर नहीं करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं इनके ऊपर केस कर दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस कर दूंगी, बाद में मुझे मत बोलना और मुझे इनसे अलग होना है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी कभी लाइफ में आएगा। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चों ने कई बार कहा मम्मी कि अगर ऐसी बात है तो आप हमारे पास आ जाओ अब्रॉड, प्रॉब्लम क्या है? तो कहती नहीं, रहना तो मुझे यहीं है और मुझे बाहर नहीं आना है, और मुझे आपके फादर को डाइवोर्स देना है और कुछ भी हो जाए। तो संजीव मैं डाइवोर्स तो दे दूँ, लेकिन मुझे पता तो हो कि मेरी गलती क्या है। और सबसे बड़ी बात है वो जो एलिगेशन है वो सब झूठे लगाए जा रहे हैं। या तो सच्चे एलिगेशन होते तो भी मैं समझता, लेकिन एलिगेशन ही सब जब झूठे हैं तो फिर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा है। तो मैं कहा ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देखते हैं कि क्या बात है। हमने उस लेडी को ऑब्जर्वेशन में रखना शुरू किया। देखा कि जो लेडी है वो अच्छा बिजनेस कर रही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो फ्लाइट पकड़ के बिज़नेस के सिलसिले में बाहर जाती रहती हैं दिल्ली से। और जब वो जाती हैं, जिस होटल में ठहरती हैं, उसी होटल में उनका एक एम्प्लॉई फ्लाइट पकड़ के दूसरी फ्लाइट से आता है। सेम फ्लाइट कभी नहीं पकड़ते, सेम टाइम में होटल चेक इन नहीं करते, अलग चेक इन करता है, अलग रूम लेता है, और फिर वो रात को अपना एक साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये बड़ा हैरानगी वाली बात थी। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बच्चा होगा जो बिज़नेस सीख रहा होगा या बिज़नेस की वजह से कुछ आता होगा, कि उसकी उम्र काफ़ी कम थी, हार्डली 28-29 के आसपास एज थी, और लेडी की 58 के आसपास एज थी, जस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पे शक हुआ कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने अपने क्लाइंट को बोला कि इस लड़के को आप जानते हैं? कहता हाँ, एक दो बार घर में आया तो है, और ये शायद मेरी वाइफ की कंपनी में काम करता है, और इसे कोई 1 साल पहले मेरी वाइफ ने अपनी कंपनी में रखा था। अच्छी सैलरी मिलती है इसको हर तरीके से हमने बेहतर दे रखा है सब कुछ, लेकिन वाइफ की कंपनी, वाइफ के अपने डिसीजन, लेकिन मुझे पता है इस आदमी के बारे में। हमने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की और
उस इंसान के बारे में पता किया, उसके साथ हमारे इन्वेस्टिगेटर दोस्त बने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जब वो बार में जाता था, लाइफ तो जी रहा था, लग्जरी लाइफ जी रहा था, उसको कंपनी की तरफ से गाड़ी दी गई थी, कंपनी की तरफ से अच्छी सैलरी मिल रही थी, कंपनी की तरफ से किराए पे घर दिया गया था, हर तरीके से उसको हर चीज़ मिल रही थी। पता किया तो पता चला कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाला है और मिलियनेयर बनने वाला है। अब यहाँ हमें हैरानगी हुई कि मिलियनेयर कैसे बन जाएगा भाई, किसी और से शादी करने किसी और से शादी करने वाला है, अनमैरिड था, यंगस्टर था, अनमैरिड था, ये कैसे कहते हैं इतना पैसे वाला बनने वाला। दिमाग 2+2=4 तो कर ही रहा था कि भाई कहीं वो लेडी के साथ शादी करके तो मिलियनेयर बनने की बात नहीं कर रहा है ये, क्योंकि उस लेडी के साथ हम उससे देख चुके थे। हाँ। मैंने अपने इन्वेस्टर को कहा कि खर्चा पानी करो यार, थोड़ा सा इसको और समझो, कहाँ मिले, किससे मिले, कौन है वो। तो पता चला कि वही लेडी है। ये साफ क्लियर हो गया कुछ दिनों के बाद कि उसी लेडी से है। पता क्या इस लेडी से मिला कहाँ ये, तो पता चला कि लेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नकली आईडी बनाकर, लेडी अट्रैक्टिव है, कोई दो राय नहीं कि 58 की एज है, लेकिन वो 58 की दिखती नहीं है, हार्डली 42-45। लेडीज़ अगर अपने उस पर आ जाए तरीके से रहना तो ठीक है, आप उम्र इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते जी। और सोशल मीडिया पे तो आप ऐसी फाइल्स डालते हैं, ऐसे कहते हैं एआई को यूज़ करते हैं, ऐसे टूल्स को यूज़ करते हैं कि आप और ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस लेडी ने इस लड़के को ट्रैप किया, दोस्ती यारी हुई, 3-4-5 महीने चैटिंग चलती रही, फिर व्हाट्सएप पे बातचीत चलती रही, फिर लेडी ने कहा होगा कि आओ मिलते हैं, फिर किसी अच्छे होटल में मिले। तो लड़के को वहाँ थोड़ा सा शौक लगा कि यार ये तो जो एज दिख रही थी उस एज की लेडी तो नहीं है। तो उसने उस ट्रैप से निकलना भी चाहा, लेकिन लेडी ने नेचुरली उसको अच्छे गिफ्ट देना, बाहर घूमने के लिए कहना, इंडिया से बाहर ले जाने की बात करना, तो इस तरीके से उसको लगा कि ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है और वो धीरे धीरे ट्रैप होता चला गया। ट्रैप होने के बाद लेडी ने कहा ठीक है तुम पढ़े लिखे हो, मेरी कंपनी को ज्वाइन करो, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, ऑफिस से गाड़ी मिलेगी, एवरीथिंग जो आपको चाहिए सब मिलेगा। लड़के को लगा कि ये शायद बहुत सुनहरा मौका है जल्दी अमीर बनने का। फिर यहाँ पे लेडी ने प्रेशर डालना शुरू किया लड़के पे कि अब हम लोग शादी करते हैं। तो लड़का तैयार तो नहीं था, लेकिन लग्जरी लाइफ को जीने का आदी हो गया था और उसको लगा कि यार ये तरीका ज़्यादा बेहतर है अमीर बनने का, वरना तो मुझे तो कोई 1 लाख की भी नौकरी नहीं देगा, यहाँ तो 3.5 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी चौंकाने वाली थी। तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करके सारे एविडेंस इकट्ठे किए, होटल्स के एविडेंस इकट्ठे किए, उसके बाद वो एविडेंसेस क्लाइंट को दिए और ऐसी चीज़ें बहुत ट्रेंड कर रही हैं। करेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि खाली हम इस लेडी की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस में जाइए, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर जो बॉसेस हैं, बहुत ऐसी इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास जहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। लेडी है, लेडी जल्दी से जल्दी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जाना चाहती है, लाइफ को सिक्योर करना चाहती है, जॉब को सिक्योर करना चाहती है। मेल को लगता है कि मेरा इतना बैकग्राउंड सॉलिड है, इतना अच्छा पैसा है मेरे पास, सब कुछ है, अगर एक लड़की मेरे पास यंगस्टर मेरे साथ घूमे एंजॉय करे तो मुझे उससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसकी अपनी सोच है, लड़की की अपनी सोच है, दोनों की सोच एक दूसरे के करीब ले आती है, दोनों एक लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। उस लाइफ के बाद इम्पैक्ट किस किस को आता है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि नेचुरली उस लड़की के माँ बाप को इम्पैक्ट आएगा, या लड़की ने कहीं शादी कर ली तो वहाँ इम्पैक्ट आएगा। वो जो मेल पुरुष है जो कहते हैं, जिसकी कहते हैं अच्छी खासी कंपनी है और जिसकी उम्र 70 और 65 के आसपास हो चुकी है, वहाँ पे इम्पैक्ट उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को आएगा। लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है, जवाबदेही कोई है नहीं, बच्चे अपना सेटल्ड हैं, वाइफ अपना हाउस वाइफ हैं, पूजा पाठ में लगी हुई हैं। यहाँ लड़कियाँ ब्लैकमेल भी कर रही हैं क्योंकि नेचुरली अगर लड़की और ज़्यादा स्मार्ट होगी तो वीडियो भी बना लेगी, वीडियो बना लेगी तो ब्लैकमेल भी करेगी। सैलरी मेरे को 1 लाख नहीं, मेरे को तो 5 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मुझे तो 3 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मुझे तो एक घर ही खरीद के दे दो। यहाँ पे ब्लैकमेलिंग चीज़ें आ जाएंगी। तो एक दूसरे के साथ इस सोसाइटी के अंदर बेहतर लाइफ गुजारने के लिए गुनाह हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए डिटेक्टिव वाले आते भी हैं। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.